घने साल के जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव धनपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। हवा हमेशा चीड़ और गीली धरती की खुशबू से भरी होती थी और अनदेखे जीवों के संगीत से सजीव होती थी। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन सूर्योदय और सूर्यास्त से तय होते थे, लेकिन शांति की सतह के नीचे एक रहस्य छिपा था, एक कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती थी। गांव वाले एक बेचैन आत्मा की बात करते थे। सफेद साड़ी में एक औरत जो जंगलों में घूमती थी, उसकी दर्द भरी चीखें पेड़ों से गूंजती थीं। जंगल जो गांव वालों के लिए जीवन और जीविका का स्रोत था, सूर्यास्त के बाद बदल जाता था। जैसे जैसे अंधेरा छाता था, पेड़ों से लंबी लंबी परछाइयां फैलती थीं, परिचित आकृतियों को खतरनाक चेहरों में बदल देती थीं। पत्तों की सरसराहट फुसफुसाते हुए डर और दुह की कहानियां सुनाती थीं। गांव वाले जो कभी जंगल के आगोश में सहज महसूस करते थे, अंधेरा होने के बाद इससे बचते थे। पुराने मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब सुनसान पड़ा था, जिसे प्रकृति ने अपने आगोश में ले लिया था। पुरानी पीढ़ी जिनके चेहरे पर अनुभव की बुद्धिमत्ता अंकित थी, उन्होंने उस भूत के बारे में डर और सम्मान के मिश्रण के साथ बात की। उन्होंने उसकी झलक दिखने की कहानियां सुनाई। पेड़ों के बीच से सफेद साया के गुजरने की कुछ झलकियां दिखाई दी। कुछ लोगों ने उसकी दर्द भरी चीखें सुनने की बात कही, एक ऐसी ठंडी सिसकी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला दिया। युवा पीढ़ी हालांकि संशयवादी थी, लेकिन उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी जो अंधेरा छाते ही उन पर छा जाती थी। जंगल जो कभी खुशी और प्रचुरता का स्थान था, भय का स्थान बन गया। गांव वाले अपनी जिंदगी जीते रहे, लेकिन अनजान का साया बहुत बड़ा था, जो फुसफुसाते जंगलों में छिपे रहस्यों की निरंतर याद दिलाता था। यहां तक कि उनके चूल्हे की गर्मी भी उस ठंडक को दूर नहीं कर सकती थी जो उस समय उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती थी जब भी हवा पेड़ों से गुजरती थी और अपने साथ अनजान की दर्द भरी चीखें लेकर आती थी। भूत की कहानी सभी किंवदंतियों की तरह त्रासदी में निहित थी। गांव वाले माया के बारे में बात करते थे, जो कई दशक पहले धनपुर में रहने वाली एक खूबसूरत युवती थी। माया, उन्होंने कहा, गांव का दिल थी, दयालु दयालु और सभी से प्यार करने वाली। उसकी हंसी उन्हें याद आया। पवन घंटियों की झंकार जैसी थी। उसकी उपस्थिति उनके जीवन में धूप की किरण जैसी थी। माया की शादी होनी थी। उसका मंगेतर पड़ोसी गांव का एक युवक था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। दोनों परिवारों को बेसब्री से इस खुशी के मौके का इंतजार था। गांव में चहल पहल थी। हवा में गेंदे की सुगंध और उत्सव की आवाजें गूंज रही थीं। आंगन में महिलाएं इकट्ठा हुईं। उनकी हंसी मसालों के लयबद्ध बजने के साथ घुल गई। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही मंजूर किया था। उसकी शादी की पूर्व संध्या पर त्रासदी आ गई। मंदिर से लौटते समय माया अचानक आई बारिश में फंस गई। कीचड़ और बारिश से फिसलन भरा रास्ता खतरनाक साबित हुआ। वह फिसल गई और एक खड़ी खाई में गिर गई। मदद के लिए उसकी चीखें तूफान की गर्जना में खो गईं। गांव वाले, उनकी खुशी उनके मुंह में राख में बदल गई। उसे हताश होकर खोजते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद फीकी पड़ती गई। अंत में उन्होंने उसे ढूंढ लिया। उसका बेजान शरीर खाई के तल में टूटा हुआ पड़ा था। गांव में मातम छा गया। उनके आंसू लगातार बारिश के साथ मिल गए। माया, उनकी प्यारी बेटी, चली गई थी। उसकी हंसी, उसकी दया, उसकी जीवंत आत्मा, सब कुछ चला गया, एक शून्य को पीछे छोड़कर जो दुख से गूंज रहा था। साल बीतते गए और माया के दुखद निधन की यादें धीरे धीरे एक भयानक किंवदंती में बदल गईं। गांव वालों ने उस खाई के पास एक भूतिया आकृति देखने की अफवाह फैलाई, जहां उसकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों ने एक सफेद साड़ी में एक महिला का वर्णन किया, जिसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक अलौकिक उदासी को दर्शाती थीं। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने जंगल में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती सुनी हैं, खासकर मानसून के मौसम में। एक लकड़हारा जो देर शाम घर लौट रहा था, उसने जंगल के किनारे भूतिया आकृति को खड़े होने का दावा किया। उसने उसकी दुख से भरी आंखों का वर्णन किया, जिस तरह से जब उसने उसे पुकारा तो वह हवा में गायब हो गई। उसकी कहानी चटकती आग के चारों ओर फुसफुसाहट में सुनाई गई।
जिससे सबसे अधिक संशयवादी ग्रामीणों की रीढ़ की हड्डी में भी कंपकंपी आ गई। फिर जवान रामू की कहानी थी, जिसने कहानियों का उपहास किया, उन्हें बूढ़ी पत्नियों की दंतकथाओं के रूप में खारिज कर दिया। एक रात युवा बहादुरी से प्रेरित होकर उसने किंवदंती को झूठा साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल में प्रवेश किया। वह कभी वापस नहीं आया। ग्रामीणों ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। उसका सामान खड्ड के पास बिखरा हुआ पाया। हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, कहानियां कई गुना बढ़ती गईं। प्रत्येक मुठभेड़ ने माया की बेचैन आत्मा की कथा को जोड़ा। ग्रामीणों ने उनके दिल डर और दया के मिश्रण से भारी थे। उन्होंने आत्मा को शांत करने और शांति की कुछ झलक पाने की उम्मीद में खड्ड के पास भोजन और फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। धनपुर का भूत किंवदंती या हकीकत। धनपुर के भूत का अस्तित्व बहस का विषय बना रहा। कुछ लोगों ने कहानियों को केवल अंधविश्वास, डर और अंधेरे से प्रेरित कल्पना की उपज बताया। उन्होंने तार्किक स्पष्टीकरण की ओर इशारा किया। पत्तों की सरसराहट को फुसफुसाहट समझ लिया जाता है। प्रकाश और छाया का खेल भ्रम पैदा करता है। उन्होंने तर्क दिया कि हवा आसानी से मानवीय चीखों की आवाज की नकल कर सकती है। हालांकि अन्य लोग अलौकिक को खारिज करने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि कुछ त्रासदियां बहुत गहरी होती हैं, जो किसी स्थान की आत्मा पर एक छाप छोड़ जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां इतनी सुसंगत, इतनी विस्तृत थीं कि उन्हें केवल मन फैब्रिकेशन कहा जा सके। ग्रामीणों का वास्तविक डर, सूर्यास्त के बाद हवा में स्पष्ट तनाव, ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें आसानी से दूर किया जा सके। बड़ों ने किंवदंती के साथ वर्षों तक जीने से प्राप्त अपने ज्ञान की पेशकश की एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। उनका मानना था कि माया की आत्मा दुनिया के बीच फंसी हुई है, शांति की लालसा रखती है। उन्होंने तर्क दिया कि उसका प्रकट होना नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सांत्वना पाने के लिए, ग्रामीणों को उसकी निरंतर उपस्थिति की याद दिलाने के लिए था। उन्होंने डर नहीं बल्कि सम्मान का आग्रह किया, त्रासदी को याद रखने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही शांति की तलाश में बेचैन आत्मा की संभावना को स्वीकार किया। बहस जंगल में फुसफुसाहट की तरह जारी रही। क्या धनपुर का भूत वास्तविक था या महज एक सामूहिक कल्पना की उपज थी जो एक दुखद अतीत से प्रेतवाधित थी? उत्तर शायद विश्वास और अविश्वास के बीच की जगह में कहीं था। जिस तरह से किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीणों के जीवन और विश्वासों को आकार देती रही। धनपुर की खूबसूरत बेटी माया की कहानी गांव की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो दादी नानी द्वारा आंखें फाड़े बच्चों को सुनाई जाती थी। जीवन की नाजुकता और दुख की स्थायी शक्ति की एक सतर्क चेतावनी। ग्रामीणों ने हालांकि भयभीत किंवदंती के साथ सह अस्तित्व में रहना सीख लिया। उनका जीवन अनदेखे दुनिया के साथ परेशान करने वाले और गहन दोनों तरह से जुड़ा हुआ था। जिस खड्ड में माया की असामयिक मृत्यु हुई थी, वह तीर्थ स्थल बन गया। एक एक ऐसा स्थान जहां ग्रामीण फूल और धूप चढ़ाते थे। जंगल जो कभी भय का स्रोत था, एक पवित्र उपवन में बदल गया। एक ऐसा स्थान जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला लग रहा था। ग्रामीणों ने सम्मान के साथ उनके डर को कम करते हुए अपनी कहानियों को साझा करना जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि माया की स्मृति जीवन और मृत्यु दोनों में जीवित रहे। धनपुर के भूत की कथा गांव के अतीत की निरंतर याद दिलाती थी, जो जीवित और दिवंगत लोगों के बीच एक सेतु का काम करती थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो प्यार और नुकसान, त्रासदी और लचीलापन, एक ऐसी दुनिया में विश्वास की स्थायी शक्ति की बात करती थी जहां देखा और अनदेखा अक्सर एक दूसरे को काटते थे। और इसीलिए फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव धनपुर उस भूत की कथा से हमेशा के लिए चिह्नित होकर अस्तित्व में रहा, जो उसके रास्तों पर चलता था। ग्रामीणों ने कहानी द्वारा आकार दिया गया उनका जीवन इस विश्वास में सांत्वना पाना सीखा कि मृत्यु में भी एक निश्चित प्रकार की अमरता थी। माया का भूत, चाहे वास्तविक हो या कल्पना, उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। ये एक निरंतर अनुस्मारक था कि कुछ कहानियां, कुछ